हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। इससे पहले काफ़ी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ ये बहुत ही बेस्ट पीडीएफ होने वाली है। जब भी कंप्लीट होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा था इंडियन इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको 5 ईयर प्लान के 3 5 ईयर प्लान बता दिए थे। अब ये 14 5 ईयर प्लान है जो कि 1969 से 1973 तक चला था। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर 5 ईयर प्लान में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते थे और फिर देखते थे, टारगेट रखते थे और फिर देखते थे लास्ट में हमने कितना अचीव किया है। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कुछ टाइम के लिए आई फिर दोबारा नहीं आई। तो इस तरीके से ये चेक की जाती थी कि हर साल लगभग यूनिफॉर्म तरीके से ग्रोथ हो रही है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, और गरीबी दूर करो। मॉडल कौन सा था? रुद्र एलन मॉडल। ये मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया उसको। उसके बाद देखिए दिसंबर 1969 की ये बात है, लीड बैंक प्लान जो है वो बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। देखिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये ईस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट है, और ये आपका इधर है वेस्टर्न पाकिस्तान, जो 1947 जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो ये वेस्टर्न पाकिस्तान हो गया। तो ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, ये पहले बांग्लादेश का ही पार्ट था। तो यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी बंगाली ही लोग बोलते थे। वहाँ के जितने लोकल न्यूज़पेपर है, वहाँ की जो लैंग्वेज थी लोकल, वो बंगाली थी। स्कूलों में बच्चों को बंगाली ही पढ़ाई जाती थी। तो अब ये जो पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान, ये भी बंगाली लैंग्वेज यूज़ करता था, और ये जो पाकिस्तान है वेस्टर्न पाकिस्तान, ये बोलता था लैंग्वेज उर्दू। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाना शुरू किया। ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी इनके ऊपर अत्याचार किए, और जबरन अपनी भाषा को बोलने पर इनको कहा कि बोलो इसको, ठीक है, जबरन, ठीक है, इन पर विवश किया। तो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो टॉप लीडर थे, उन्होंने क्या करा, इंडिया के पास गए, वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के पास, कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हम युद्ध छेड़ रहे हैं उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए। तो इंदिरा गांधी जी मान गई, और तब 13 दिन के बैटल में पाकिस्तान हार गया था। 13 दिन बैटल चली थी ये। उसमें इंडिया के जो 2 आर्मी बेस हैं उस पर आक्रमण किया गया। अब ये जो बैटल थी हो तो रही थी, ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो कर रहा था, सिर्फ इंडिया हेल्प कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान वालों ने क्या करा, इंडिया के ही 2 आर्मी बेस पर आक्रमण कर दिया। इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। और इंडिया के जो उस टाइम के मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए इंडिया की जो आर्मी थी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ये लगभग काफ़ी अंदर मतलब घुस गई थी। उसके बाद देखिए यूएसए और यूके बेसिकली एलिड कंट्रीज़ थी उस टाइम पे। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अमेरिकन फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, मतलब एक तरीके से इंडिया को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप लोग जो है वो युद्ध ना करें। तो इंडिया ने ये बात नहीं मानी। तब उन्होंने एक नेवल टास्क फोर्स, जो शिप है, एक बड़ी शिप है, वो इंडिया के लिए रवाना कर दी। अब यूके ने भी रवाना कर दी अपनी ईगल शिप, और यूएसए ने भी अपनी जो है वो रवाना कर दी, ठीक है, इंडिया की तरफ अपनी शिप। यूके कहीं यहाँ पे है, यूएसए यहाँ पे है, ठीक है, ये इकट्ठे ही आसपास ही हैं। तो एक शिप यूएस वालों ने नेवल टास्क फोर्स वाली शिप जारी कर दी, और यूके वालों ने ईगल शिप जो है वो जारी कर दी। अब ये जो नेवल टास्क फोर्स शिप है, ये बे ऑफ बंगाल के पास पहुँच के मतलब क्या कर रहे थे, इंडियन सोल्जर को रोकती थी, उसके लिए रवाना हुई बे ऑफ बंगाल के लिए। दूसरी तरफ जो ईगल शिप है वो पाकिस्तान की तरफ जो मतलब इंडियन सोल्जर युद्ध कर रहे थे उनको रोकती थी, ठीक है। एक तो बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे तो यूएस की शिप जाती थी, यहाँ पे जो रोकती थी वो यूके वाली जो शिप थी वो यहाँ पे रोकती थी, और यूएस वाली जो थी वो यहाँ पे जाके रोकती थी। तो इस समय इंडिया के साथ रूस के संबंध थे। देखा जाए तो जब भी इंडिया की ऐसी कोई स्थिति आती है युद्ध वगैरह की, तो इंडिया हेल्प लेता है रशिया की, ठीक है। काफ़ी सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट जो है वो रशिया से ये लोग लीज़ पे लेते हैं, इंडिया वाले आज भी ले रहे हैं। तो इंडिया वालों के साथ एक संधि करी हुई थी इन्होंने, इंडियन सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी। संधि के तहत क्या था कि भारत पर जब जब जो है वो विदेशी शक्तियाँ आक्रमण करेंगी तो ये उनकी हेल्प करेगा रशिया, ठीक है। तो रशिया क्या था, यहीं टॉप पर ही रशिया था।
तो ये सारी एक्टिविटीज़ देख ही रहा था। रशिया के पास क्या था, काफ़ी सारी न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस थी, सबमरीन थी उनके पास, ठीक है, और उनकी रेंज लेकिन 3000 किलोमीटर थी, मतलब ज़्यादा दूर तक ये अटैक नहीं कर सकते थे ज़्यादा दूर से। तब इन्होंने भारत को कहा कि आप अपनी सबमरीन रिलीज़ करो और उसे पानी में, मतलब वही सबमरीन जो रशिया ने इनको प्रोवाइड की थी, तो वही भारत को कहा कि तुम अपनी वो जो सबमरीन थी उसको रिलीज़ करो और उसे पानी के नीचे ही रखना। जैसे ही अमेरिकन सबमरीन आपको दिखने लगती है तो वो आप क्या करना, उसको पानी से ऊपर ले आना, ठीक है, पानी से ऊपर आप उसको ले आना। तो ये चीज़ जो थी यूके की ईगल शिप ने देख ली और कि रशियन सबमरीन जो है वो अचानक ऊपर की तरफ आ रही है। तब रशिया ने एक कम्युनिकेशन जो है वो यूके वालों का इंटरप्रेट करा, जो कुछ इस तरह से बोल रहा था, मतलब जो कमांडर थे वो ब्रिटिश कैरियर बैटलशिप के, वो इस तरह से बोल रहे थे कि वी आर टू लेट, रशियन आर ऑलरेडी हियर एंड रशियन हैव एटॉमिक सबमरीन हियर एंड अ बिग कलेक्शन ऑफ बैटलशिप। मतलब रशिया वाले एक तरीके से उनके पास काफ़ी हथियार हैं, हम लेट हो चुके हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं। तब ये चीज़ें यूके वालों ने देखी और अपने जहाज़ को मतलब एक तरीके से पीछे हट गई, वो अफ्रीका की तरफ मोड़ लिया और ईस्टर्न फ्रंट पर जो हमारा एयरक्राफ्ट था विक्रांत, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से यूएस की शिप आ रही थी, तो भारत का भी यहाँ पे विक्रांत खड़ा था। लेकिन जो भारत का विक्रांत था और जो यूएस की वारशिप थी उसमें दिन रात का अंतर था। ये अंतर किस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए 75,000 टन कैपेसिटी थी यूएस की वारशिप की, ठीक है, और जबकि भारत का जो विक्रांत था उसकी सिर्फ 20,000 टन कैपेसिटी थी। यानी कि ये 75 फाइटर जेट प्लेन को क्या करता था, हैंडल कर सकता था, और इसमें 20 फाइटर जेट प्लेन इंडिया वाले में सिर्फ आ सकते थे, और ये न्यूक्लियर पावर से चलती थी। ये भी इसका एक एडवांटेज था और इंडिया वालों के लिए क्या था, डिसएडवांटेज था। उसके बाद देखिए इसी प्लान में जो आपका 4th 5 ईयर प्लान था, इसमें सर्वाधिक कृषि दर जो थी सबसे ज़्यादा इसी में रही। लक्ष्य जो था 5.7 रखा और प्राप्ति हुई सिर्फ 3.4% की इसमें 4th 5 ईयर प्लान में प्राप्ति हुई। उसके बाद देखिए आपका 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 78 को चला। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें, पावर्टी इरेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और इसका जो मॉडल था वो डीपी दर मॉडल था। इसमें जो लक्ष्य था वो 4.4% रखा था और प्राप्ति हुई थी 4.5% की, तो ये भी काफ़ी आपका जो था वो अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए मई 1974 की बात है, फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। टेस्ट कोड का जो नाम था वो रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। दिस टेस्ट इज़ नेसेसरी, ये टेस्ट ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यूके हमेशा पाकिस्तान को किसी भी युद्ध में सपोर्ट करता था और डायरेक्ट प्रेशर बनाता था इंडिया को पीछे हटने के लिए। 1974 की बात है, इम्प्लीमेंटेशन फैमिली प्लानिंग। उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की गई थी, जिसमें जो वेसेक्टोमी है उस पर बल दिया गया। 1974 में एक और था मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम और इम्प्लीमेंट किया गया था और दोबारा से 2006 में भी शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 आरआरबी की जो है वो स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए 1977 और 78 में अंत्योदय योजना लागू की गई थी। इसका मतलब था काम के बदले आपको अनाज मिलेगा, और ये दोबारा से रीस्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। और इसी में जो था वो 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था। उसके बाद आई थी आपकी रोलिंग प्लान, ठीक है, ये रोलिंग प्लान क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन हुए थे तो फिर ये जनता पार्टी जो थी जीत गई थी और पीएम बने थे मोरारजी देसाई। मॉडल किस पे बेस्ड था, गुन्नार मैरिडल, ठीक है, मॉडल बेस्ड था। और बुक जो लिखी गई थी इसी प्लान के नाम पर वो थी एशियन ड्रामा, ठीक है। तो वो 6th प्लान जो था वो ये बेसिकली एक तरीके से जो रोलिंग प्लान था 1978 से 1980 को चला। और उसके बाद जो 5 ईयर प्लान आया था 6th 5 ईयर प्लान, ये 1980 से 1985 तक चला था, क्योंकि फिर उसके बाद कांग्रेस आ गई थी, उन्होंने क्या करा, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो जो 6th 5 ईयर प्लान था ये 1980 से 1985 तक चला था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूविंग लाइफ्स ऑफ पुअर थ्रू मिनिमम नीड प्रोग्राम, आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भरता पर इसमें फोकस किया गया। इसकी जो अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी ही थी। इस प्लान की मॉडल जो था वो इनपुट आउटपुट मॉडल था। इनपुट आउटपुट मॉडल में यही था कि हमारा जो
रॉ मटेरियल है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट जो तैयार किया जाए। इस प्लान में हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, ठीक है। मतलब इस प्लान में हमने क्या किया था, एक तरीके से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। हम क्यों जा रहे थे इसकी तरफ, वो भी इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गरीबी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पे, क्योंकि भारत अपने आप को क्या कर रहा था, ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना था, उसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी अपने आप को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की, कि हमारी भी पहचान बने, फ़ॉरेन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, तब हम क्या करते, अब हमें अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइजेशन करना पड़ा, रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से लीनियंट करने पड़े हार्श की जगह, ठीक है। क्योंकि बाहर की कंपनी यहाँ पे आती और फिर वो जो था भारत में रोज़गार बढ़ता था कि बाहर की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती, लेकिन साथ ही साथ क्या था, ये भी ना हो जाए कि जैसे पुराने टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए और उन्होंने भारत पे कब्ज़ा कर लिया। साथ साथ हम ये भी इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे, तो इसीलिए थोड़ी सी हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया, ठीक है, ताकि हम इनके दोबारा से गुलाम ना बन जाएं। तो उससे हमने दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रोक दी थी। एक तो प्राइस कंट्रोल, प्राइस पर कंट्रोल था ही नहीं। अब प्राइस पर अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, चीज़ें महंगी होंगी। और एक राशन शॉप की दुकानों पर हमने रोक लगा दी थी, राशन शॉप जहाँ पे सस्ता अनाज वगैरह मिलता है। तो इससे हुआ क्या, फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस प्लान में यही सारी दिक्कतें आ रही थी। इकोनॉमिक को अगर लिबरलाइज़ करें तो वो चीज़ ख़तरे में आ सकती थी कि कहीं भारत दोबारा से गुलाम ना बन जाए, उपनिवेश ना बन जाए इन ब्रिटिशर्स का। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। सो दिस वाज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज़म। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तब इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा था। 15 अप्रैल 1980 की बात है। 6 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 की बात है। नाबार्ड जो था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये एक एक्चुअली एपेक्स बैंक है। एपेक्स मतलब सबसे बड़ा बैंक है किस चीज़ का, एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट के लिए। मतलब कृषि और जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर वगैरह बनाने के लिए छोटे मोटे कृषि के काम जो काज हैं उससे रिलेटेड क्रेडिट, ये लोन प्रोवाइड करता है। और 1982 में हम एक्जिम बैंक जो है वो लेके आए, एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट बैंक। और इसमें जो विकास दर का जो लक्ष्य था 5.2% रखा और प्राप्ति हुई 5.7 की। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 को चली। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।